राजकोट के गोकुल नगर इलाके में सड़क पर पानी भरा होने की वजह से एक युवक हादसे का शिकार हो गया। रोड पर गटर का ढक्कन खुला हुआ था। इस दौरान युवक की बाइक उसकी चपेट में आ गई। हादसे की ये तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में लगातार बारिश के चलते मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। भारी बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही कुंडालिया डैम में भी पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। साथ ही निचले इलाके की बस्तियों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में भी भारी बारिश का सितम जारी है। लगातार बारिश के बाद रायगढ़ के बोड़ा थाने में पानी भर गया। थाने के बाहर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे स्टाफ और थाना परिसर में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक में आज चौथे दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई है। तलवारबाजी में भारत की भवानी देवी ने ट्यूनिशिया की नादिया बेन अजीजी को 15-3 से हराकर सेबर इवेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत को ये कामयाबी कजाकिस्तान को 6-2 से हराकर मिली है। खेलों के महाकुंभ में रविवार का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। उम्मीदों के मुताबिक स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जीत के साथ टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान का आगाज किया। सिंधु ने 58वें रैंक इजराइल की सोनिया पोलिकार्पोवा को 21-7, 21-10 से हराया। खास बात ये रही कि पीवी सिंधु ने महज 28 मिनट में ये मुकाबला जीत लिया। रियो ओलंपिक में भी पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार वो मेडल का रंग बदलने की भरपूर कोशिश करेंगी। टोक्यो ओलंपिक के टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मनिका बत्रा ने पहले 2 गेम में पिछड़ने के बाद वापसी करके महिला एकल के तीसरे दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुष एकल में ज्ञानशेखरन साथियान शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रहे और अपने से कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी से हार गए। उधर शूटिंग में भारत के लिए निराशजनक रहा। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत के साथ बड़ी निराशा हाथ लगी। हॉकी में भी मायूसी हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की चुनौती एकदम चकनाचूर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में मैच 7-1 से जीत लिया। दिग्गज भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने अपने ओलंपिक अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। फ्लाईवेट कैटेगरी के राउंड 32 के मुकाबले में उन्होंने डोमिनिका गणराज्य की मेगू एलिना हर्नांडेज गार्सिया को 4-1 से शिकस्त दी। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ किया है। श्रीलंका को 38 रन से हराकर भारत ने वनडे के बाद T20 सीरीज में शानदार शुरुआत की है। मैच की शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ निराशजनक रहा, लेकिन उम्दा गेंदबाजी ने ये मैच बचा लिया और श्रीलंका को मुंह की खानी पड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। भारत की शुरुआत इतनी खराब साबित हुई कि मैच की पहली ही गेंद पर पृथ्वी शो आउट हो गए, लेकिन फिर छोटी छोटी साझेदारी हुई। सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक भी ठोका, जिसकी मदद से भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। ये अलग बात रही कि स्कोर में फिनिशर हार्दिक पांड्या का कोई खास योगदान नहीं रहा। अंतिम ओवरों में भारत ज्यादा रन नहीं बना पाया। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 23 रन पर पहला विकेट गंवाने के बाद से ही श्रीलंका की बल्लेबाजी बिखराव का शिकार हुई और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने लंबे समय बाद फिर अपनी स्विंग का कमाल दिखा दिया और सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने मात्र 22 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए और भारत की इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई। T20 में दीपक चाहर ने भी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खामोश रखा और 24 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। भारत के लिए बेहतरीन पहलू ये भी रहा कि इस जीत में सभी गेंदबाजों का योगदान रहा। हार्दिक, वरुण, कुणाल और युजवेंद्र चहल ने भी एक एक विकेट झटका। कुल मिलाकर भारत की मजबूत गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज एक के बाद एक ढेर हो गए। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।
योगी के इस दौरे के बाद उनके अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हो गई हैं। अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका बड़ा असर होगा। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि किसी भी दांव का अब बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत 23 अगस्त से बलिया से होगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराने का फैसला हुआ। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी हितैषी है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लोगों को समाज को जोड़ना है, हम पे भागीदारी हम आपकी बढ़ाएंगे और सम्मान देंगे, और जो उत्पीड़न हुआ है वो न्याय दिलाएंगे जिस सरकार में हम आएंगे। और उन्होंने ये कहा है हम लोगों को कि समाज को जोड़ना है, और बलिया से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं आदरणीय मंगल पांडे जी की धरती से, और अगस्त में हम लोग पहली बैठक बलिया में कर रहे हैं। सचिन पायलट से जारी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भी फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। कल कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने अशोक गहलोत से मुलाकात की, जिसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद सभी विधायकों को 28 जुलाई को जयपुर में ही रहने का निर्देश दिया गया। उधर सचिन पायलट का कहना है कि वो कोई भी बात पार्टी फोरम पर रखेंगे। मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व कर्नाटक में बदलाव का फैसला करता है तो भी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज येदियुरप्पा के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द उन्हें लेकर पार्टी बड़ा ऐलान कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरी बार सीएम बनने में सफल रही हैं। ऐसे में उनका दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दौरे में ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। 28 अगस्त को ममता दिल्ली में पीएम मोदी से भी मिलेंगी। अब जनता को क्या दिख रहा है कि एक ममता बनर्जी आएंगी, उनके बारे में 4 दिन से बातें चल रही है। हवा बनाना ही इनका काम है, कर रही है। अब केंद्र में आके एकजुट होकर जो बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस चाहेंगे कि सोनिया गांधी की लीडरशिप से काम चले और टीएमसी चाहेंगे कि ममता के लीडरशिप से काम चले। अब दोनों लीडर ममता बनर्जी सोनिया गांधी वो लड़े मरे, उसमें हम लोगों का क्या, करे अपना जो करना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करगिल जाएंगे। राष्ट्रपति करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
इसके बाद कल राष्ट्रपति कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद चट्टान गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा सांगले छितकुल रोड पर बटसेरी के पास हुआ। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देगी। आज से दिल्ली मेट्रो को पहले की तरह 100% क्षमता के साथ चलने की इजाजत दे दी गई है। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 100% क्षमता के साथ चलेंगी। इसके अलावा राजधानी में सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं अब दिल्ली में शादी समारोह में 50 के बजाय 100 लोग शामिल हो सकते हैं। राजधानी में कोरोना के मामले बेहद कम होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल के बचे मौके के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। कुल 31 मैच में से दुबई में 13, शारजाह में 10 और अबू धाबी में 8 मैच खेले जाएंगे। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को आतंकी संगठन आईएसआई से लड़ने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों की जरूरत नहीं। इराक पीएम ने ये बयान अपने अमेरिकी दौरे से एक दिन पहले दिया है। कादमी सोमवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चौथे दौर की रणनीतिक वार्ता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के दौरे पर पहुंचे। उस दौरान एयरपोर्ट पर फ्रेंच पोलिनेशिया के राष्ट्रपति ने जोरदार स्वागत किया। मैक्रों ने समुद्री सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और परमाणु परीक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। क्रोएशिया में रविवार को एक जबरदस्त सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 45 यात्री घायल हो गए। यह हादसा राजधानी जाग्रेब और सर्बिया की सीमा को जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ। हादसे की वजह से काफी देर तक राजमार्ग बाधित रहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारियों को स्वार्थी बताया। कहा, इस तरह का स्वार्थी व्यवहार किसी की मदद नहीं करता। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन है, जिसका लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। दुनिया में 41,71,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई है। महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 19 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वायरस को मात दी है।